नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है ठीक होगे। आपका हार्दिक स्वागत और आभार है हमारे YouTube चैनल हर घर सफलता में। तो मैं आपके लिए ज्योग्राफी पढ़ा रहा था और ज्योग्राफी में आपके लिए मैंने कहाँ तक करा दिया था कि भारत के जो सटे राज्य हैं उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी भारत के किन किन राज्य या कौन कौन से राज्य भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि क्या कि भारत में ये वाली रेखा है कर्क रेखा, और कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत में ये कौन सी, यहां पर क्या है, एक कर्क रेखा, ये वाली रेखा। और ये कर्क रेखा जो है देखें तो कितने 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, कितनी 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। तो भारत में जो कर्क रेखा है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा नोट करके लिखेंगे, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर जो भारत में कर्क रेखा है वह किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। नंबर 1 हमें डालेंगे, जब मैं आपके लिए मैप बता रहा था तो ये वाला हिस्सा किसका था, गुजरात का। गुजरात के बाद ये वाला हिस्सा किसका था, आपका एमपी। एमपी के बाद अगर हम देखें तो ये वाला हिस्सा किसका था, ये वाला छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद ये वाला हिस्सा किसका था, झारखंड। झारखंड के बाद ये वाला जो हिस्सा था, ये वाला किसका था, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद ये वाला हिस्सा था आपका त्रिपुरा, और ये वाला मिजोरम। तो भारत में जो कर्क रेखा है, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, हाँ थोड़ा सा हिस्सा, और यहां पर ये वाला जो हिस्सा रहेगा ये राजस्थान। तो गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो भारत में कर्क रेखा 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने राज्यों से होकर गुजर रही है, 8 राज्यों से। जो भारत में कर्क रेखा है वह भारत के 8 राज्यों से गुजर रही है। अगर हम देखें इसमें तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो कर्क रेखा है वह किस राज्य की राजधानी से होकर गुजरती है। तो जो कर्क रेखा है वो किसके राज्य से, रांची। तो रांची किसकी है, झारखंड की जो राजधानी रांची है उसके मध्य से होकर गुजरती है, यानी बीचों बीच होकर गुजरती है। नोट कर लें या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद आती है मानक समय रेखा। नोट करके लिखे, मानक समय रेखा। जो मानक समय रेखा है हमारा जो देशांतर रेखा है उनके मध्य से लिया गया है। तो जो मानक समय रेखा है कितने पर है, भारत की जो मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा, भारत की जो मानक समय रेखा है वो कहां है, 82.5 डिग्री। कितनी है, 82.5 डिग्री देशांतर। तो जो हमारी जो मानक समय रेखा है ये वाली, ये कहां है, 82.5 डिग्री पर। कितने पर, 82.5 पर। और जो 82.5 डिग्री पर है तो वह किन किन राज्यों से होकर गुजर रही है। अच्छा, एक बार जो मानक समय रेखा है उसका जो पॉइंट लिया गया है वो यूपी के कहां से लिया गया, इलाहाबाद के नैनी से। कहां से, इलाहाबाद में एक नैनी जगह है यहां पर, और वहीं से हम क्या करते हैं, टाइम देखते हैं। सबसे जो टाइम है कहां से कितना हो रहा है। अगर इधर से देखें और इधर से देखें तो यहां पर सबका स्टैंडर्ड टाइम बना दिया है, कहां पर, इलाहाबाद के नैनी। अब इलाहाबाद के नैनी से है तो ये मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजर रही है। सबसे पहले अगर हम देखें तो कहां से, ये वाला हिस्सा किसका है, यूपी। यूपी के बाद ये वाला जो हिस्सा है एमपी। एमपी के जो नीचे हिस्सा है ये वाला आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद ये वाला हिस्सा रहेगा उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद ये वाला जो हिस्सा है आंध्र प्रदेश। तो जो मानक समय रेखा है भारत के 1 2 3 4 5 यानी 5 राज्यों से होकर गुजर रही है। इसका जो मोस्ट पॉइंट है ये वाला कौन सा, इलाहाबाद का नैनी, जहां से हमारा टाइमिंग
स्टार्ट होता है। उसके बाद अगर हम देखें कितने राज्यों से, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, कितने राज्यों से होकर गुजर रही है, 5 राज्यों से होकर। जो मानक समय रेखा है वह 5 राज्यों से होकर गुजर रही है, 82.5 डिग्री पर है, ठीक है। और उसके बाद ये वाले आप, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो तो एक निश्चित ही आपका एक मैप होना चाहिए, माइंड में सेटअप होना चाहिए कि आप पढ़ कहाँ रहे हो, कौन सा राज्य कहाँ अवस्थित है, एकदम माइंड। जैसे कि मानक समय रेखा एकदम तुरंत सीधे में होना चाहिए, यूपी के बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, कितने राज्यों से होकर, 5 राज्यों से होकर, ठीक है, नोट कर लें। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो वीडियो को पॉज करें और रिटर्न करके पीछे दोबारा बैक करके देखें, और एक प्रॉपर, और अगर कोई भी चीज मैं बता रहा हूं तो आप कॉपी पेन लेके बैठें और आराम से नोट करते जाएं, ताकि जब परीक्षा नजदीक हो तो आपको एक बार रिवाइज करने में आसानी हो जाए, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो क्या, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, जैसे कि भारत जब 1947 में पाकिस्तान बना था तो ये वाली जो रेखा थी, ये वाली, वो किस नाम से जानी जाती है, या फिर ये वाली जो रेखा है आपकी, भारत अफगानिस्तान रेखा, भारत चीन रेखा। तो भारत में महत्वपूर्ण 3 रेखाएं हैं, कौन कौन सी, भारत पाकिस्तान रेखा, यानी भारत पाक सीमा रेखा, इसका जो नाम है, क्या नाम है, रेड क्लिफ लाइन, क्या नाम है, रेड क्लिफ लाइन। भारत पाकिस्तान, जब भारत से पाकिस्तान 1947 में आजाद बना था तो उस समय जो रेड क्लिफ लाइन थे, रेड क्लिफ साहब थे, वो इसी सीमा का निर्धारण किए थे, वो अध्यक्ष थे, तो इसीलिए उनके नाम पर भारत पाकिस्तान सीमा रेखा का जो नाम रख दिया था, उन्हीं के नाम पर रख दिया था, रेड क्लिफ लाइन। उसके बाद अगर हम देखें भारत चीन सीमा रेखा, इसका जो नाम था, क्या नाम था, मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन। जब भारत चीन, भारत, और इसके बाद कौन सा पॉइंट रहेगा, भारत अफगानिस्तान सीमा रेखा, भारत अफगानिस्तान सीमा रेखा को क्या कहेंगे हम, डूरंट लाइन, क्या कहेंगे, डूरंट लाइन। तो भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को कहेंगे रेड क्लिफ लाइन, उसके बाद भारत चीन सीमा रेखा को कहेंगे मैकमोहन लाइन, उसके बाद भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को कहेंगे डूरंट लाइन, ठीक है। तो 3 महत्वपूर्ण लाइन है। हाँ, बांग्लादेश और त्रिपुरा, एक और नोट करके लिख लीजिए, बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में जो, यहां पर, अब मैं आपको इसलिए दिखा देता हूं क्योंकि यहां पर क्या है, त्रिपुरा, ये वाला हिस्सा किसका है, त्रिपुरा, और यहां पर एक लाइन बनी है, ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं भारत त्रिपुरा सीमा रेखा को क्या बोलते हैं हम, शून्य रेखा, क्या बोलते हैं, शून्य रेखा। तो महत्वपूर्ण 4 लाइन हो जाएंगी, कौन कौन सी, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा रेड क्लिफ लाइन, भारत चीन सीमा रेखा मैकमोहन लाइन, भारत अफगानिस्तान सीमा रेखा डूरंट लाइन, उसके बाद भारत और जो त्रिपुरा, भारत का जो राज्य त्रिपुरा, उसके बाद जो सीमा रेखा उसे बोलते हैं हम शून्य लाइन, यानी शून्य रेखा। नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, अभी हम भारत के विस्तार के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए धीरे 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 हर एक पॉइंट के साथ भारत के विस्तार के बारे में थोड़ा थोड़ा बताता चला हूं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर हम देखें तो हम क्या देखें, ये वाला जो हम, ये वाला हिस्सा किसका है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। जब जापान और भारत में, जापान सेकंड जो वर्ल्ड वॉर युद्ध हो रहा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर 39 से 45 तक, यानी 1939 से 45 तक सेकंड वर्ल्ड वॉर युद्ध हुआ था, तो उसी में सुभाष चंद्र बोस के लिए कौन है, जापान ने हमें क्या दिया था, ये दान में दिया था, ठीक है। तो ये कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इसके जो महत्वपूर्ण है वो 6 हैं, 6 द्वीप हैं। और के कौन सा है आपका,
अगर हम देखें, ठीक है, तो इसके बाद अगर हम देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण क्या द्वीप हैं आपके? 6 द्वीप। तो नंबर 1 अगर हम इधर देखें तो कौन सा? उत्तरीय अंडमान, उसके बाद मध्य अंडमान, उसके बाद अगर हम देखें दक्षिणी अंडमान, उसके बाद लघु अंडमान, उसके बाद कार निकोबार, इसके बाद ग्रेट निकोबार। महत्वपूर्ण कौन से हैं? सबसे पहले अगर हम देखें तो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। कितने हैं? 6 महत्वपूर्ण हैं। तो अगर उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें क्या है, क्वेश्चन आ जाता है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो किस द्वीप पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है कौन सी? पोर्ट ब्लेयर, वो किस द्वीप पर है? तो हम कह सकते हैं कौन से पर है? पोर्ट ब्लेयर। कहां पर है? आपके दक्षिणी अंडमान पर। इसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है, तो 10 डिग्री चैनल है आपका, 10 डिग्री चैनल यानी 10 डिग्री अक्षांश रेखा है, वो किन दो द्वीपों को अलग करती है? तो आपकी तो 10 डिग्री चैनल है वो किन को? लघु अंडमान को और कार निकोबार को अलग करती है। इसमें आ जाता है कौन सा? एक यहां पॉइंट है, कौन सा आपका? इंदिरा पॉइंट। कौन सा है आपका? इंदिरा पॉइंट। भारत का अगर स्थल होता, यह वाला स्थल होता तो कितना? 6 पॉइंट आपका 8.4 हो जाता है। अगर आपका भारत का अंतिम दक्षिणतम पॉइंट पूछ ले तो उसमें कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। जो आपका इंदिरा पॉइंट है वो कहां पर है? ग्रेट निकोबार पर। और इसका जो अक्षांश रेखा कितने पर है? वो 6.4 डिग्री अक्षांश रेखा पर है। कितने पर? 6.4 डिग्री अक्षांश रेखा पर। अगर यहां पर कितना है? 8.4। भारत का स्थल में अगर सबसे कम देखें, लास्ट देखें कौन सा पॉइंट है? ये 8.4 और ये कितना है? 6.4। तो क्वेश्चन आ जाता है कि 8.4 और 6. इन दोनों की जो स्थल रेखा और समुद्रीय जो अक्षांश रेखा है, इनके जो बीच का जो डिस्टेंस है कितने अक्षांश का है? तो 2 डिग्री। 8.4 इधर है और 6.4 इधर है, तो कितने अक्षांश का अंतर है? 2 डिग्री अक्षांश रेखा का। इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना। उसके बाद अगर हम देखें यहां पर हमारे यहां पर क्या है? एक देश है मालदीव। कौन सा? मालदीव। मालदीव के बाद अगर हम यहां देखें हमारे उत्तरी में है, उत्तरी अरब सागर में इधर क्या द्वीप है हमारे? लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप एक छोटा सा द्वीप है मिनिकॉय। तो यहां देखें मिनिकॉय और एक लक्षद्वीप। लक्षद्वीप और मिनिकॉय इंपोर्टेंट रहता है कि मालदीव और मिनिकॉय के जो बीच में है वो कितने डिग्री का है? कितने डिग्री अक्षांश रेखा है? तो आप हम कह सकते हैं कितना? 8 डिग्री। कितना? 8 डिग्री चैनल है। कितना? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के जो बीच में है 8 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के कितने? लक्षद्वीप के जो बीच में है कितने डिग्री चैनल है? 9 डिग्री। कितने डिग्री चैनल है? 9 डिग्री चैनल। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री, उसके बाद मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री, यानी मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री। और एक इंपोर्टेंट रहता है लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में 9 डिग्री 10 डिग्री चैनल। कितना? 10 डिग्री चैनल। नोट करें। इसके बाद अगर हम देखें तो क्या रहता है? मैं मिटा रहा हूं इसको। यानी भारत की समुद्री सीमा, यानी भारत, जैसे कि हम यहां देखें, यहां क्या है आपका? बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। इधर क्या है? अरब सागर।
अरब सागर। अगर हाँ यहाँ देखें ये वाली रेखा, आपको एक सीधी रेखा अगर हम बना देंगे तो ये क्या होगी, आधार रेखा। कौन सी रेखा होगी, आधार रेखा। कभी कभी हम देखते हैं क्या कि हमारे जो मछुआरे होते हैं, कोई विदेशी विदेशी देश जैसे कि श्रीलंका या फिर इंडोनेशिया, ये पकड़ लेते हैं। तो ऐसा क्यों, और वो कहते हैं कि हमारी समुद्री सीमा में आ गए थे। तो भारत की फिर समुद्री सीमा कैसी है, तो भारत की समुद्री सीमा नोट करके लिखेंगे, भारत की समुद्री सीमा। और तुम्हें पता होगा समुद्र की जो लेंथ होती है वो नॉटिकल मील में नापी जाती है। किस में नापी जाती है, नॉटिकल मील में। नोट करके लिखेंगे नॉटिकल मील। ठीक है, जो नॉटिकल मील होता है, जैसे समुद्र की अगर लंबाई नाप रहे हैं कहीं से कहीं जाने के लिए, तो उसे हम नॉटिकल मील में नापते हैं। और एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 मीटर। यानी एक नॉटिकल मील बराबर 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 मीटर। ठीक है, तो हम देख रहे थे भारत की समुद्री सीमा। समुद्री सीमा अगर हम जब देख रहे हैं तो हम देखते हैं क्या, एक समझौता हुआ था अंतरराष्ट्रीय, यूनाइटेड नेशंस, आपने सुना ही होगा, समुद्रीय कानून पर, समुद्रीय कानून पर समुद्री कानून पर अंत यूएनओ का सम्मेलन। एक बार मैं लिख देता हूं, समुद्री जल कानून पर संयुक्त राष्ट्र समझौता 1982। यानी समुद्री जल कानून पर संयुक्त राष्ट्र समझौता 1982 में इसमें समझौता हुआ। और जब समझौता हुआ तो किसी भी देश की अगर उसका जो समुद्र जल है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। 3 भागों में कौन कौन से 3 भाग रहेंगे, तो आपके लिए ये हमारी क्या है, आधार रेखा। और आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील। और एक नॉटिकल मील में आपको बता दिया है 1.852 मीटर। तो 12 नॉटिकल मील को इसे हम कहेंगे क्षेत्रीय क्षेत्र। इसको क्या कहेंगे, क्षेत्रीय क्षेत्र। उसके बाद अगर हम देखें ये वाला, यहां से आधार रेखा से और ये वाली डिस्टेंस होगी कितनी, 24 नॉटिकल मील, यानी 24 नॉटिकल मील। तो 24 नॉटिकल मील होगी, इसको हम इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे, संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र। इसके बाद अगर हम एक और देखें तो एक और रेखा होगी ये वाली, जो आधार रेखा से कितने पर होगी, 200 नॉटिकल मील। और इस रेखा का नाम दिया है हमने क्या, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, यानी स्पेशल इकोनॉमी जोन। 3 रेखा है, आधार रेखा से अगर हम 12 नॉटिकल मील को देखेंगे तो क्षेत्रीय क्षेत्र। इसके बाद अगर हम देखेंगे आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील को संलग्न क्षेत्र। उसके बाद देखेंगे आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील के लिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। इतने पर इसमें क्या क्या रहेगा, मैं आपके लिए तो कौन सा नंबर 1 डालेंगे, नंबर 1 क्या डालेंगे, क्षेत्रीय क्षेत्र। क्या डालेंगे, क्षेत्रीय क्षेत्र। और क्षेत्रीय क्षेत्र में कितना, 12 नॉटिकल मील, कितना, 12 नॉटिकल मील। इसमें क्या क्या रहेगा कि 12 नॉटिकल मील तक इसमें क्या रहेगा, आपका वित्तीय अधिकार, भारत के जो रहेंगे, किसी से टैक्स लेना हो
है ना। उसके बाद अगर हम देखें सबसे पहले साफ सफाई, अगर हम टैक्स लगेंगे, अगर हम यहाँ से आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक रहेंगे तो इसमें क्या रहता है, पूर्ण रहता है। अगर हम शॉर्ट में लिखें तो संपूर्ण अधिकार, कौन सा, संपूर्ण अधिकार, यानी पूरे अधिकार क्षेत्र में रहेगा। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक हमारा संपूर्ण अधिकार रहेगा समुद्र जल पर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो कौन सा, 24 नॉटिकल मील मतलब संलग्न क्षेत्र। कौन सा, संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र मतलब कितना, कितने 24 नॉटिकल मील, कितना, 24 नॉटिकल मील। इसमें क्या क्या इंपोर्टेंट रहेगा, इसमें क्या रहेगा, आपका वित्तीय अधिकार रहेगा। कौन कौन से अधिकार रहेंगे, वित्तीय अधिकार रहेगा, सीमा शुल्क अधिकार रहेगा, सीमा शुल्क अधिकार। उसके बाद एक और रहेगा कौन सा, साफ सफाई कराने का अधिकार, साफ सफाई कराने का अधिकार। जैसे कि अगर मान ली जाए आपके यहां पर अगर ऐसे सीमा में कोई भी पानी का जहाज, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, अगर वो 24 आपके 24 नॉटिकल मील जब यहां तक अगर आ जाएंगे तो हम उस पर क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि हम आप हमारे जो सीमा के अंदर आ गए हो और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स देने के बाद अगर हम टैक्स ले रहे हैं किसी से तो उस क्षेत्र को हमारा ये अधिकार बनता है कि उस क्षेत्र में हम साफ सफाई करें। उसके अगर आप अगर हम कोई भी वित्तीय, अगर वहां कोई भी हम नई वो कर रहे हैं तो हमारा वहां पर वित्तीय अधिकार भी हो जाता है, ठीक है। तो 3 महत्वपूर्ण रहेंगे, वित्तीय अधिकार, सीमा शुल्क अधिकार और साफ सफाई कराने का अधिकार। इसके बाद अगर हम देखें तो कौन सा लास्ट रहेगा, लास्ट कौन सा रहेगा, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। लास्ट रहेगा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। ये आधार रेखा से कितनी दूरी पर होगा, 200 नॉटिकल मील। इसमें क्या रहेगा, अगर कहीं भी 200 नॉटिकल मील तक कोई भी नए द्वीप का प्राकृतिक कारणों से अगर कोई भी नए द्वीप का निर्माण हो जाता है, कोई भी अगर मान लिया यहां पर अगर आपके नए द्वीप का कोई निर्माण हो जाता है, नए द्वीप का, तो वो किसके अधिकार में रहेगा, नए द्वीपों का निर्माण। अगर आप प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से कोई भी नए द्वीपों का निर्माण हो जाता है तो उस पर अधिकार किनका रहेगा, हमारा। आधार रेखा से अगर 200 नॉटिकल मील तक की दूरी पर है। उसके बाद अगर हम देखें क्या, प्रक्षेपणों, अगर कोई भी रॉकेट या हमें कोई भी लॉन्च व्हीकल, अगर जैसे कि समुद्र के हमें बीचों बीच अगर रॉकेट को, हमारा मिसाइल को कोई भी अगर हम ऊपर हमें क्या करना है, उड़ाना है, तो उन प्रक्षेपणों का अधिकार हम 200 नॉटिकल मील तक हम उड़ा सकते हैं। जैसे कि अगर कभी कभी क्या होता है कि आप समुद्र में जाकर हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ हमें किसी को दिक्कत नहीं हो, तो समुद्र से हम क्या कर सकते हैं, उसको पलायन कर सकते हैं। तो रॉकेट को जो प्रक्षेपणों का क्या कर रहेगा, मिसाइलों का प्रक्षेपणों का अधिकार रहेगा, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे नए द्वीपों का निर्माण पर हमारा अधिकार रहेगा, या फिर वो कृत्रिम रूप हो या फिर कोई या प्राकृतिक रूप हो। और प्रक्षेपण, अगर हम कोई भी मिसाइल को प्रक्षेपण कर रहे हैं तो हम 200 नॉटिकल मील तक प्रक्षेपण कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर 200 नॉटिकल मील के अगर बाहर कोई भी है तो उसे हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय समुद्र। उसमें सभी देशों का समान अधिकार रहता है। तो यहां पर क्या क्या रहेगा, अंतरराष्ट्रीय समुद्र रहेगा और यहां पर सभी का समान अधिकार रहेगा। यहां पर सभी का, यहां पर ये वाला जो 200 नॉटिकल मील के जो बाहर रहेगा वहां पर सभी का समान अधिकार रहेगा, प्रत्येक देश का। यहां पर कोई भी देश ये नहीं कह सकता है कि ये मेरा समुद्र क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें
तो अगर भारत के विस्तार की बात करें तो इसमें मोस्टली इतना ही था जिसमें मैंने आपके लिए बताया है, छोटी छोटी वीडियो में छोटे छोटे टॉपिकों के साथ। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे YouTube हर घर सफलता में। कैसी रही वीडियो हमारी, इस पर नीचे कमेंट करें, लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार।